नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक, हलाला, निकाह और कई शादियों की परंपरा देश के संविधान के खिलाफ है या नहीं? और क्या ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन अधिकारों की कोर्ट में वकालत कर रहा है, क्या वो देश की आम जनता को मिले अधिकारों से ऊपर है? ऐसे कई सवालों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण केस है, इसलिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी इस पर सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से 14 मई तक लगातार 3 तलाक के केस की सुनवाई करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में 3 तलाक सुनवाई सिर्फ कानूनी आधार पर होगी और 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथा का विश्लेषण संविधान के आधार पर किया जाएगा। इसके पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में कह चुका है कि अदालत पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें संविधान ने ही दिया। तो क्या 3 तलाक पर पर्सनल लॉ के तर्क संविधान के मूल अधिकारों की कसौटी के खिलाफ है? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि पर्सनल लॉ के नाम पर क्या महिलाओं के साथ अत्याचार की इजाजत दी जा सकती है? अगर देश में संविधान सुप्रीम है तो फिर शरिया लॉ की मनमानी कैसे चल सकती है? दुनिया में हजारों औरतें हैं जो इस दर्द को झेल रही है, इसे यहीं पर रोक दिया जाए। इस मामले में अगली तारीख जो है 11 मई मुकर्रर हुई है और 11 मई से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक वैकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो इस मामले को डे टू डे बेसिस पे सुनेंगे। हुकूमत का जो नज़रिया है वो थोड़ा तब्दील है और वो कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से हमारी शरीयत पर अटैक करना चाह रहे हैं, जिसको हम कबूल नहीं करते, बिल्कुल भी कबूल नहीं बल्कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से इस्लाम धर्म के नियम चल रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक 1450 बरस से चल रहे हैं, तो अब चूँकि राजनीति होने लगी है, अब चूँकि राजनीति और राजनेता इसमें जुड़ गए हैं और किसी न किसी तरह औरतों को उकसा रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो है हमें अपने देश के संविधान से और अपने देश की महिलाओं से, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है एकदम बदलाव नहीं, मतलब ये एकदम सपोर्ट ही में नहीं रहता महिलाओं के। वो मतलब नहीं चाहते कि क्या कहते हैं चेंज हो कुछ। मैंने मोदी जी को चिट्ठी भेजी, प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी, अब मैं 3 तलाक को ख़त्म करें। मेरी बात का, मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न होवे। अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए, अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। देश हमेशा संविधान से ही चलता है, लेकिन कुरान और हदीस से हमारी शरीयत चलती है और उस पर बरकरार रहना सब मुसलमान औरतों का या मर्दों का फ़र्ज़ है। कि हदीस बताते हैं कि आप ये गुनाह कर रहे हैं, आप तलाक हो चुका, आप अपने शोहर की हराम हो चुकी, ये बोलते हैं। तो यही चीज़ जाकर आप अपने हमारे आदमियों को भी समझाइए ना कि आप ये गुनाह मत कीजिए। मुझे तो पता ही नहीं, मेरे शोहर ने गाँव में बोल दिया कि मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसने 3 तलाक मुझे दी कि नहीं दी। खतरनाक यह हादसा हमारे साथ है। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया में सबको समान अधिकार है। लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सभी लोगों को सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं। पहला सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरिया से? दूसरा सवाल, 50 दिन बाद महिलाएं 3 तलाक के टॉर्चर से आजाद? तीसरा सवाल, संविधान सुप्रीम तो शरिया लॉ की मनमानी क्यों? चौथा सवाल, संविधान के आगे कुछ भी पर्सनल क्यों? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, मुस्लिम अधिकारों पर काम करती हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की
फाउंडर हैं और मुसलमान औरतें पत्रिका की चीफ एडिटर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, मुंबई की हाजी अली दरगाह और माइम दरगाह के सलाहकार हैं। महमूद प्राचा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, 3 तलाक के केस को भी वो काफी करीब से देख रहे हैं, जाने माने वकील हैं देश के। और मोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है, सामाजिक मुद्दों पर पीआईएल दायर करने के लिए जानी जाती हैं। आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में स्वागत है। जानबूझकर हमने आज किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया, क्योंकि आरोप लगातार लोग ये लगा रहे हैं कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसलिए हमने तय किया कि महिला अधिकारों पर काम करने वाले लोग, वकालत करने वाले लोग और धर्म को जानने वाले लोग एक पैनल में हो, ताकि खुलकर इस विषय पर बात की जा सके कि देश में संविधान सबसे ऊपर है या कि शरीयत सबसे ऊपर है, और अगर संविधान सुप्रीम है तो फिर शरिया लॉ के नाम पर मनमानी कैसे की जा सकती है। एक चीज और बता दें कि हमारे दर्शक अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो #TT के सवाल के साथ अपना सवाल ट्वीट करके अपना नाम, शहर का नाम लिख दे। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल इस चर्चा में शामिल करने की। और साथ ही जो खास मेहमान पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनको बता दें कि 1.5 मिनट का समय पहले सवाल के जवाब में दिया जाता है और उस 1.5 मिनट के पूरा होने के बाद घड़ी रुकते ही बजर बजता है और आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाती है। महमूद प्राचा, सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, देश संविधान से चलेगा या शरिया लॉ से? देश संविधान से ही चलेगा और संविधान ही हमें शरिया लॉ की पालन करने का भी इजाज़त देता है। इसीलिए शरिया लॉ चलेगा, क्योंकि वो संविधान में इजाज़त हमें मिली हुई है उसकी। इसका छोटा सा जवाब ये है। और जहाँ तक ये देखा जाए कि इसका मकसद क्या है ये ट्रिपल तलाक से, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सभी लोगों को, कि हम 1 सेकंड के लिए ये सोच लें कि ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये सोचने की बात है। और असली मुद्दा क्या ये है कि मुस्लिम महिलाओं की या किसी भी महिला की के अधिकारों की रक्षा की जाए, या मुद्दा ये है कि सिर्फ ट्रिपल तलाक बंद करा दिया जाए और उसके बाद चाहे मुस्लिम महिलाओं की कोई भी हालत हो उसके बारे में कुछ किसी को नहीं सोचना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सपोजिंग ट्रिपल तलाक आज ख़त्म हो गया तो उसका मुस्लिम महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा, वो सिर्फ मेरे हिसाब से 60 दिन का फ़ायदा होगा। यदि कोई भी पति तलाक देना चाहता है और ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है मुस्लिम पति, तो उसको दूसरा जो तरीका जो इख्तियार कर सकता है उसमें उसे 60 दिन लगेंगे या 58 दिन लगेंगे तलाक देने के लिए, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी सारी लड़ाई इन 60 दिनों के लिए है जिसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, या असली लड़ाई ये होनी चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं की और बाकी सारी महिलाओं की भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है सर, असली मुद्दा ये है कि उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की। ठीक सर, वैलिड पॉइंट है। 1.5 मिनट हो गया महमूद साहब, अगले सवाल में आपके पास आऊंगा, उस वक्त घड़ी नहीं रहेगी, तब आप और देर तक शायद बात रख सकेंगे अपनी। लेकिन ताहिरा हसन, क्या औरतें 60 दिन का वक्त पाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं इतने साल से कि 3 तलाक को खत्म करो, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट जो है उसको बंद करो? नहीं, बिल्कुल ट्रिपल तलाक इन वन गो जो अभी वकील साहब कह रहे हैं, बड़ी मैंने तो समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। बिल्कुल महिला अधिकारों के हित में होगा वो होगा। जो कुरान का तरीका है, हम तो शरिया के कुरान के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। 3 महीने में होगा तो अगर निकाह में विटनेस होते हैं तो वहाँ भी विटनेस रहेंगे और 3 महीने देखा जाएगा, उनकी तमाम बातें होंगी। ऐसे नहीं कि बस एक व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया, ईमेल से दे दिया, फ़ोन पे दे दिया, गुस्सा हुए तो दे दिया। औरत न हुई कॉमोडिटी हो गई। आप इस्लाम को किस तरह से पेश करना चाहते हैं? मुझे लगता है सबसे खराब जो तस्वीर सामने ला कर रखना चाहते हैं इस्लाम की, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और वकील साहब, आप भी जो तस्वीर रख रहे हैं वो इसी किस्म की तस्वीर है। इस्लाम में क्या इसी तरह से तलाक हुआ कि पहले हुए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी तरह के तलाक हुए थे? इसी कोई हदीस आपके पास है कि जहां ट्रिपल तलाक एक बार में दे दिया गया हो? क्या रसूल की बेटी ने इसको पसंद किया था? क्या उनके दामाद ने इसको पसंद किया था? कि सारी चीज 22 मुल्क इसको खत्म कर चुके हैं, आप ही इस्लाम के ठेकेदार हैं सबसे ज्यादा, आपको ही अकल है इस्लाम के बारे में? आप इतनी खराब तस्वीर पेश कर रहे हैं। मेरा आपसे मतलब है पर्सनल लॉ बोर्ड, आप सब मिलके, इस्लाम ये नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। वो 3 महीने में एक प्रक्रिया चलती है, उसमें लोग बैठते हैं, लड़की के साइड के, लड़के के साइड के, वो एक दूसरे टाइप की होती है। ऐसे नहीं कि गुस्सा हुए हो तलाक तलाक तलाक।
खाना ठीक नहीं बना, तलाक तलाक तलाक, किसी और औरत से करना चाहते हैं तो तलाक तलाक खत्म कर दिया। ये तरीका नहीं होता है, ये इस्लामिक तरीका नहीं है। आप इसको गलत तस्वीर ये भी पेश कर रहे हैं कि ये इस्लामिक तरीका, और हम जो बोल रहे हैं वो एंटी इस्लाम बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नाइश हसन, आप क्या कहती हैं? 3 तलाक की पूरी लड़ाई जो आपने छेड़ी हुई है वो 60 दिन का वक्फा पाने के लिए छेड़ी हुई है क्या? जी नहीं, ये वकील साहब बोल रहे हैं, ये थोड़ा मुझे ताज्जुब लग रहा है कि एक वकील इस तरह का आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है। बात 60 दिन की नहीं, मैं कह रही हूँ 7 दिन की भी हो, जस्टिस इज़ जस्टिस। चाहे वो 7 दिन में औरत को मिले, चाहे 765 दिन में मिले, उस प्रक्रिया में जाने की बात नहीं है। और जो भी हम सब ने मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उसका मकसद दिन गिनना नहीं है, उसका मकसद न्याय पाना है। और न्याय चाहे आखिरी औरत कौन सी है, गांधी ने आखिरी इंसान की बात की थी, हम लोग भी आखिरी औरत की बात कर रहे हैं कि एक भी औरत को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और भारत का संविधान हमारे सामने है और तमाम ऐसे लॉज हैं जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट लोग छोड़ चुके हैं शरीयत को, शरीयत कानून को, और वो दूसरे लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब आप तमाम दूसरे कानूनों को फॉलो कर रहे हैं तो मुस्लिम फैमिली लॉ, जिसमें आप एक औरत को इमीडिएट घर से निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर आप उसमें दिन गिन रहे हैं कि इसमें क्या औरतें 71 दिन चाहती हैं कि 51 दिन चाहती हैं। हमें कोई दिन नहीं चाहिए, हमें 7 दिन लगे चाहे 700 दिन लग जाए हमारे कोर्ट प्रोसेस में, हम उसके लिए तैयार हैं। वो एक डिफरेंट लड़ाई है, विद इन लॉ हम उसकी लड़ाई दूसरी तरह से लड़ेंगे। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक, हलाला, औरत को उसका मेंटेनेंस ना देना, ये एक बिल्कुल बेजा सवाल है। इसके बारे में हमें मिलजुल के एक अच्छी ठीक ठीक नाइश हसन, 1.5 मिनट हो गया। मोनिका अरोड़ा, जब संविधान सुप्रीम है, महमूद प्राचा कह रहे हैं कि संविधान ही इजाजत देता है आपको शरिया लॉ का पालन करने की, पर क्या संविधान यह छूट देता है कि इंस्टेंटली आप 3 तलाक दे दें और उसके बाद कोई कोर्ट जाए तो यह कह के जुडिशियल रिव्यू को नकारा जाए कि यह हमारे धर्म का मामला है, इसको कानून की नजर से नहीं देखा जा सकता? संविधान पढ़कर आना चाहिए। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड सब्जेक्ट टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, एवरी पर्सन हैज राइट टू रिलीजन। यानी आप जो ट्रिपल तलाक है, हलाला है, पॉलीगैमी है, इट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ। इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी। जो भेदभाव करते हैं रिलीजन और जेंडर के नाम पे, उसका वायलेशन है। राइट टू डिग्निटी का वायलेशन है। अगर ऐसा होता है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं मिल सकता। दूसरी बात, जो ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, हलाला है, ये इसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिसेस नहीं है इस्लाम की। नमाज अदा करना ये इसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस है, लेकिन ट्रिपल तलाक, हलाला, पॉलीगैमी ये आपके लोक व्यवस्था के अगेंस्ट में है, सदाचार के अगेंस्ट में है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। 125 करोड़ लोग जो गवर्न होंगे, पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होंगे, ये संविधान से गवर्न होंगे। और दूसरी बात, अगर 22 मुस्लिम देश ट्रिपल तलाक, हलाला, पॉलीगैमी को बैन कर चुके हैं, खासकर रेगुलेट कर चुके हैं, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? ये सरासर गलत है। समय आ गया है मुस्लिम महिला को। ठीक 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 ठीक, समय आपका भी पूरा हो गया मैम। मैं वापस आता हूं अगले सवाल में आपके पास। हाजी साहब, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुफ्ती मंजूर जी आई, पर्सनल लॉ बोर्ड जब अदालत में जाके ये कहता है कि ये मामला धर्म का मामला है, अदालत इसका रिव्यू नहीं कर सकती है, इसके साथ छेड़छाड़ करना कुरान के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा, क्या जायज है कहना? सुधीर जी, मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूवर को कि यकीनन ये कहना जायज़ है, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। यकीनन अगर जो लोग कुरान और हदीस के साथ छेड़छाड़ करने की बात करते हैं तो हालात इस तरीके की कशीदगी होती है, जैसा कि तायरा हसन ने कहा और नायशा हसन ने भी कहा, तायरा जी भी ने कहा। तायरा ये अभी कह रही थी कि इस तरीके के मामला कुरान और हदीस में नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं देखा गया है। तो मैं उनको बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सिटिंग के अंदर में 3 तलाक़ें दी गई हैं साबित बिन कैस के, फातिमा बिन कैस के केस को। तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सिटिंग के अंदर में उन 3 तलाकों को मान लिया है। और बात जब हमारी वो बहन कह रही थी नायशा हसन के कहने हैं कि मैं इन लड़ाई को लड़ रही हूं तो ये कुरान और हदीस के खिलाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, ये कैसे मुसलमान होने का सबूत दे रही हैं। ये दोनों बातें। और तीसरी बात ये कि हिंदुस्तान के अंदर में शरीयत चलेगा या लॉ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शरीयत को चलाने के लिए इस लॉ ने हमें अधिकार दे रखे हैं, तो फिर उसको चलाने में हमें यहां पर हरज क्या है। हम इसको बड़ी संजीदगी के साथ हिंदुस्तान में चला रहे हैं, और जो आज नहीं बल्कि साल से जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से हमें पूरी तरीके से अपने लॉ के साथ चलने और उस पर अमल करने की पूरी आजादी, मुकम्मल आजादी है, तो आज इसमें तब्दीली की कहां से गुंजाइश आ गई है। और मैं आपको आखिरी जुमलों में और जिम्मेदारी के साथ यह कह दूं कि जो हुकूमत इस तरीके की बातें करेंगी और हमारे कानून के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर उनके भी टुकड़े होते हुए आप ही अपने चैनल के जरिए से बताएंगे कि उनके भी वो टुकड़े होंगे जो लोग हमारे कानूनी शरीयत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें करेंगे। ये वो हजरात हैं जिन्हें इस्लामी उसूल और जाब्ते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, और उन लोगों ने इस ताहिरा हसन जैसी और नायशा हसन जैसी लोगों को, औरतों को हमारे सामने आपका, और मैं टोकना चाहता नहीं था, पर आपने अंत आते आते ऐसी बात कही कि मेरा मन कर गया कि मैं सवाल पूछूं आपसे। इतने सारे मुल्क है सर, उनकी हुकूमतों के टुकड़े तो नहीं होते देखे जिन्होंने कानून में बदलाव किया, तो आप अपने मुल्क की सरकार को धमकी दे रहे हैं? आपको नहीं, आपको बाज़ाब्ता तौर पे मैं बताना चाहता हूं कैसे है कि वो लोग दूसरे अगर मुल्कों की, अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करेंगे तो फिर आप दूसरे मुल्कों के कानून को हिंदुस्तान में लाने की बात करेंगे। आप दूसरे मुल्कों की बात ना करें, आप इस्लामिक कानून की बात करें। अगर आप कानून दूसरे मुल्कों की बात करेंगे तो आपको दूसरे मुल्कों के बारे में बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो आपस में टकरा जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी कानून में जो हमें संविधान में दे रहा है उसके तहत हमें चलने का अधिकार है। मुफ्ती साहब, इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से होती है क्या? नहीं तो जहां से इस्लाम आता है वहां पर जिस तरीके के कानूनों में बदलाव हुए वो बदलाव दुनिया में कहीं भी होंगे फिर तो। गलत बोल रहे हैं, और आप चैलेंज कर रहे हैं देश की व्यवस्था को। इस्लाम कहां से आता है उससे आप ये बताएंगे सुधीर, हमें उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मालूम है कि इस्लाम कहां से आता है और किस तरीके से पेश किया जाता है। ताहिरा हसन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कुरान हदीस का हवाला वो भी देते हैं, कुरान हदीस का हवाला आप भी देती हैं, इनकी कुरान अलग है, आपकी कुरान अलग है क्या? हम तो मानते हैं कि एक ही होगी। कुरान हदीस का हवाला दे ही नहीं सकती है ना, उनसे पूछ लीजिए ना कुरान हदीस का हवाला। 22 पूछ लीजिए ना, कुरान हदीस का हवाला ले लीजिए इनसे। 22 मुस्लिम कंट्रीज ने जो उसको बदल दिया, उनके आप ये बताइए, अभी उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के वक्त में हुआ ट्रिपल तलाक इन वन गो, हजरत उमर के वक्त से शुरू हुआ था। देखिए, हम भी पढ़ के आए, बिना पढ़े नहीं आए हैं, और हम मुसलमान हैं, और आपको मालूम ही नहीं है, चाहिए आपने हदीसें पढ़ी है? हम कुरान के तरीके पे आपसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें देखिए सर्टिफिकेट ताहिरा, अरे हदीस पढ़ी, ताहिरा आपको अगर संजीदगी से आप बात करना चाहती हैं तो कोट करूं मैं आपको। हंसने लगते हैं, कुरान और हदीस आपने पढ़ा है? हदीस जहां आप शरीयत इस्लाम किस चीज से चलता है ताहिरा मालूम है आपको? कुरान को मैंने सुना था कि उसका आपको पता भी है कि शरीयत कैसे चलती है। अब आप जो कुरान छोड़ के उसके लफ्ज बदल दे रहे हैं और हदीस में चले जा रहे हैं, इस्लाम की गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं, मुसलमान औरतों को गलत बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। महमूद प्राचा, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप अदालत में जाते हैं, कभी 3 तलाक का केस सुनेंगे, देखिए, या पैरवी करनी पड़ेगी आपको, तो आप अपनी कानून की किताब लेके जाएंगे कि शरीयत लेके जाएंगे, हदीसें लेके जाएंगे वहां पे पैरवी करने के लिए? और ये कहना कहां का इंसाफ है सर? टीवी पे बैठकर नेशनल, देखिए, एक हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। How he dare to say? देखिए, इस तरह की बेहूदी बातें करके ठीक, महमूद जी बोलिए। पहले महमूद प्राचा, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात है, ये हिंदुस्तान को तोड़ा जा रहा है। आप समझ नहीं रहे, जो जिस हिंदुस्तान में 20% की आबादी मुसलमानों की है, जहाँ पे 20% मुसलमान बच रहे हैं, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। की बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान को आप तोड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जी, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा प्लीज। महमूद प्राचा को सुन लीजिए, तब हिंदुस्तान नहीं। प्लीज 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 एक बार महमूद प्राचा बोलिए। अब देखिए, जब सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये इस तरह की बातें एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी और बहुत ही बेहूदी बातें हैं। इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था, आज की बहस के से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था इसका। पर इस तरह की बातें इस तरह की इसलिए की जाती हैं कि इस तरह की डिस्कशंस एक चटखारेदार बन सकें, मसालेदार बन सकते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आज जितने भी आपके इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए, वो सब अपने आप को एक इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट समझ रहे हैं। मैं उन सब की आगे सर झुकाता हूँ कि वो सब इस्लामिक लॉ के बहुत ही एक बड़े एक्सपर्ट हैं और इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
मैं सिर्फ हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं और उसी हिसाब से बताना चाहता हूं कि अगर ट्रिपल तलाक कोई देता भी है तो उसको भी उसकी संविधान ये उसको भी मेरी बात सुन लीजिए। मुझे मेरे अलावा सबने ये बताया है कि वो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इस्लाम के बारे में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता भी है तो उसको भी कानूनी तौर पे चैलेंज किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये इस्लामिक लॉ सुपरसीड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि इस्लामिक लॉ को भी इंटरप्रेट किया जाएगा हमारी अदालतों द्वारा। इस बात को नहीं, गलत बात है। आपको भी लग रहा है गलत है, आपको भी लग रहा है नाइंसाफी है, आप इस्लामिक आपको भी लग रहा है इनजस्टिस विद द मुस्लिम विमेन। मैं एकदम, लेकिन जी रिमूव इट की बात नहीं है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी, जितना मैं समझता हूं उसकी सजा होनी चाहिए। किया गया है जी, आप पनिशेबल ऑफेंस है, कुरान में नहीं है, लेकिन हटाएंगे नहीं। आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं बड़े इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन कानून के बारे में थोड़ा मैं भी जानता हूं। सर मेरा एक सवाल है बड़ा सीधा सा, आप लोग कानून के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। मोनिका अरोड़ा, तलाक के मामले में, शादी के मामले में, हलाला के मामले में हम शरीयत से चलना चाहते हैं, लेकिन जहां चोरी चकारी डकैती लूट बलात्कार जैसे मामले आ जाते हैं तो हम शरीयत को पीछे कर देते हैं, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता। तब कैसे शरीयत कानून में बदलाव हो जाता है? बिल्कुल, आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो आज नहीं उसी वक्त एक्सेप्ट कर ली गई थी कि भाई मोहम्मद साहब ने एक्सेप्ट कर ली थी क्या? साहब कह रहे हैं कि उसी वक्त आईपीसी की धाराएं एक्सेप्ट कर ली गई। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद साहब ने एक्सेप्ट कर ली थी आईपीसी की धाराएं? रोहित, क्या तर्क दे रहे हैं आप बैठ के यहाँ पर? रोहित, जो बातें हमारे सेंटीमेंट को इस तरीके से हट करती हैं जिससे हम इस्लाम से खारिज हो सकते हैं, जिससे इस्लाम से हम दूर जा सकते हैं, इस्लामी मसाइल से डायरेक्टली हमारा तजाद हो जाता है, तो वहां पर ऐसे मसाइल आते हैं। रोहित, तो वो कौन तय करता है? आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से? अरे नहीं ना, अपने हिसाब से नहीं है वो मामला। तो मामला ये है कि इसी शरीयत लॉ के अंदर में शरीयत एक्ट जब बनाई गई थी उसी वक्त में वो संविधान हमारे सामने रख दिए गए थे, संविधान के कौन कौन से मामले हमारे टकराते हैं शरीयत के एतबार से, जिससे कि हम इस्लाम से खारिज ना होने पाए। ऐसा नहीं होगा कि जहां सूट करता है वहां लागू करते हैं, जहां खुद को सूट नहीं करता वहां आईपीसी पे आ जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? हम उसी चीज को लागू करने की बात कर रहे हैं, हम अलग चीज तो नहीं ला रहे हिंदुस्तान में। ये बातें आज से तो नहीं जा रही हैं। रोहित जी, जब से हिंदुस्तान में कानून बना, जब से बाबा साहब ने कानून के, बोलिए मोनिका अरोड़ा, कानून के पन्नों को जब, एक सेकंड नाइस सेशन आ रहा हूं, बोलिए मोनिका अरोड़ा। रोहित जी, मौलाना जी का कहना है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यानी सिविल मैटर में तो आपका शरिया नहीं चलेगा, आपका जो शरिया चलेगा वो औरतों को दबाने में चलेगा। क्रिमिनल लॉ में आप शरिया नहीं लाएंगे, जहां चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं, लड़की को घूरने के लिए हाथ निकाल दी जाती है, वहां तो नहीं मानेंगे आप। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगी, ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ना इन्होंने शरिया ठीक से पढ़ा है, ना देश का संविधान ठीक से पढ़ा है। देश का संविधान साफ तौर पर कहता है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था या परंपरा होगी जो लोक व्यवहार के अगेंस्ट में है, सदाचार के अगेंस्ट में है, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के अगेंस्ट में है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है, राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट में है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं आएगी। इसी हिंदुस्तानी कानून में संविधान हमें दे रखा है, जीने की आजादी जो हमें दे रखी है। हिंदुस्तान हमारी जान इसलिए है ना कि हम अपने सेकुलरता के तहत हिंदुस्तान में जी सकते हैं। मोनिका, आजादी के साथ उन्होंने कुछ राइडर्स लगाए। पहली बात, आजाद है साहब, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए है कि ध्यान से सुनिएगा, आजादी के साथ कुछ राइडर्स लगे। वो आजादी आपको ये आजादी नहीं देती कि आप टीवी पर बैठकर ये कहें कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई आजादी नहीं देता संविधान आपको बैठकर टीवी पर यह कहने की कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, हुकूमत के टुकड़े हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। नाइस सेशन, बोलिए प्लीज। की बात सरदना, आप याद रखें कि जो लोग कानून इस्लाम के साथ करने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार ये ताकीद कर रहा हूँ, आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, इस बात का लिहाज रखते हुए कि टेलीविजन चैनल पर जब आप बैठते हैं तो इस देश के कानून, संविधान और एक दायरे के तहत आप अपनी बात रखेंगे। बस
इनको बिल्कुल देश का कानून आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पर। इस्लामी जो आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पर। यकीनन उसके साथ भी वही होगा। आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पर जो आप धमकी दे रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मांगनी चाहिए क्योंकि जो इस्लामी कानून के साथ छेड़छाड़ करने की बात आप करते हैं और आप हमसे माफी की उम्मीद करते हैं। सुनिए, मामला अदालत में चल रहा है और लड़ाई वो शगुफ्ता लड़ रही है जिसके सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखती है, आपके दरवाजे नहीं आती है आपके पास उस महिला के सवालों का जवाब। इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की महिलाएं अगर मोदी को एक चिट्ठी लिखती है तो उससे हजार महिलाएं हमें भी चिट्ठी लिखती हैं। हिंदुस्तान में एक महिला ने अगर मोदी को चिट्ठी लिखा है तो सैकड़ों खतूत हमारे पास मौजूद हैं। चिट्ठी में क्या लिखती है मौलाना साहब? सैकड़ों खतूत हमारे पास चिट्ठी में क्या लिखती है आपको कि ट्रिपल तलाक दिलवा दो, हमको खाने में नमक कम पड़ गया था, चिट्ठी में अगर उनको तकलीफ व्हाट्सएप करवा दो तलाक के लिए, हमको मोबाइल पे तलाक दिलवा दो, ये लिखती चिट्ठी में आपको। उसको सैकड़ों महीने 700 दिन चलाते हैं और हम अपनी जगह पर फैसला देकर के खत्म करते हैं उस मसले को। आप समझते हैं उन चीजों को? हम सुलह करवाते, सुलह हम आपस में तजाद और दुनिया नहीं फैलाते। नाइश हसन, ये भी बताइए कैसे सुलह करवाते हैं, बताइए आज बताइए नाइश हसन कैसे सुलह करवाते हैं? आपने एक प्रेग्नेंट वुमेन को सड़क पर मुझे एक दो चीजें बोलने मोनिका प्लीज नाइश हसन को सुन लीजिए एक बार। ये मौलाना साहब जो मोनिका जी प्लीज नाइश हसन को सुनिए। चुप रहिए नाइश हसन बोलिए। मैडम एक सेकेंड। मोनिका जी पहली बात, मौलाना साहब जो ये टुकड़े होने की बात कह रहे हैं ये बहुत गलत संकेत है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये तो वो बातें कह रहे हैं जो ISIS कहता है। दूसरी बात, 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट जो है इस्लाम का मामला नहीं है, आपने तो ISIS से जोड़ने की कोशिश कर लिया क्योंकि आप मुसलमानों के मसाइल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। इस्लाम ढूंढने, आप चुप रहिए, आप खामोश रहिए। अब ये मुसलमान का मामला नहीं है, बेवकूफ बनाइए मत किसी को। आप कैसे कहेंगे बाबा साहब को ISIS से जोड़ रहे हैं? आप चुप रहिए। 1937 जो है वो अंग्रेजों का बनाया है। आपको मालूम है कि बाबा साहब ने एक्सेप्ट कैसे किया? बाबा साहब का एक्ट नहीं बनाया है, सॉरी आपको जानकारी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि बाबा साहब का बाबा साहब ने 37 एक्ट नहीं बनाया है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। 1937 संविधान की पूजा कर रहे थे ना, कह रहे थे टुकड़े कर देंगे इस देश के। आप संविधान की पूजा कर रहे थे ना जब टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे मौलाना साहब। बिल्कुल, आप तो संविधान के दायरे में रहते हुए टुकड़े करने चले थे ना। संविधान के टुकड़े कभी नहीं, आप तो संविधान के दायरे में टुकड़े कर रहे थे ना देश के अभी थोड़ी देर पहले, चिल्ला चिल्ला कर। साथ छेड़छाड़ करेंगे उनकी बात हम कर रहे हैं। प्लीज आप धमकी दे रहे थे, ये सबने सुना है, देखा है, समझा है बहुत अच्छे से। ताहिरा हसन आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं महमूद प्राचा से सवाल पूछता हूँ। बोलिए ताहिरा जी। नहीं, मेरा कहना है जो अभी मुफ्ती साहब ने कहा वो अपनी जो बात जो मुद्दा है उस पर तो वो जवाब दे नहीं रहे हैं। जैसे आपने रखा वो महिलाओं की उस पर तो ट्रिपल तलाक को कानून शरिया सब ले आ रहे हैं, लेकिन जैसा पहली बात हुई थी क्रिमिनल जो एक्ट्स होते हैं चाहे रेप का केस हो उसमें वो शरिया नहीं मानते हैं, उसमें तो मार देना चाहिए। अगर मुस्लिम मर्द रेप करता है, चोरी करता है तो हाथ काट दो। तो जिस तरह की जबान आप मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, हाउ यू डेयर टू से, मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती हूँ। ISIS जो कहा उसको भी मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ। इसको मुद्दे को मुद्दे की तरह लड़िए भाई। इस दोनों तरह के जो फंडामेंटलिस्ट हैं ये तो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। ये कोई बात आपके सामने जब शरीयत की बात हमने रखी तो आप उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक दिया गया, रसूलुल्लाह ने उसे जमाने में 3 तलाक महमूद प्राचा से शुरू हुआ है शरिया में। पहली बात तो आपने देख लिया, ये चीजें गलत हैं। एक सेकंड में इस तरह का माहौल पैदा करना कि दो इसमें खिस जाए, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक ताहिरा जी, आपको जो है इस तरह से बात कौन कर रहा है? ये आप कर रही है ताहिरा। मुफ्ती साहब प्लीज, मुफ्ती साहब प्लीज। लोग जो इस्लामी मसाइल जो हिंदुस्तान की आजादी से पहले चले आ रहे हैं उसके साथ मुफ्ती मंजूर जी आई, आपकी तमाम हरकतों के बावजूद मैं बहुत सम्मानित तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। प्लीज उसका नाजायज फायदा न उठाएं। 2 हिस्सों में बंटने लगे। आप चाहते हैं चीजें खराब हों, कानून का उल्लंघन नहीं किया है। महमूद प्राचा, रोहित जी हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। मुफ्ती साहब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया मुफ्ती साहब, बहुत हो गया, ये शुक्रिया, बहुत हो गया मुफ्ती साहब, बहुत हो गया। प्लीज महमूद प्राचा, मुझे कानून सीखना होगा, मैं महमूद प्राचा से सीख लूंगा, मोनिका अरोड़ा से सीख लूंगा, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे कानून। प्लीज महमूद प्राचा, अब मेरा सवाल यह है जो मैंने उनसे पहले पूछा था, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आप तलाक के मामले में, आप शादी के मामले में शरिया लॉ चाहते हैं, लेकिन चोरी के मामले में, डकैती के मामले में, लूट के मामले में आप ये कहते हैं कि IPC को पहले एक्सेप्ट कर लिया था।
पहले बोले तो कब? दुनिया भर की बात महमूद साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या सर, मोहम्मद साहब ने? और अगर उन्होंने नहीं किया था तो फिर यह शरिया का बदलाव जो तब एक्सेप्टेबल था आज एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? शरीयत एक, प्लीज मुफ्ती साहब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं वकील साहब से पूछ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए वकील साहब। देखिए पहले रोहित साहब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें जो भी मुफ्ती साहब आज यहाँ बोल रहे हैं उसमें उनकी गलती कम है और थोड़ी गलती आपकी ज़्यादा है कि आपको ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं और वो भी टेलीविज़न के माध्यम से देश के बारे में बात करते हैं कि टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही इसमें थोड़ा आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, के टुकड़े की बात नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के तरीके की बातें करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अलग अलग किसने कहा हमारे दायरे हैं। जुडिशरी का अलग दायरा है, लेजिस्लेशन का अलग दायरा है और पब्लिक का अलग दायरा है। तो अगर किसी कानून में तब्दीली करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो पार्लियामेंट का है या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है। जहां तक कानून का सवाल है, आज भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हर अदालत में चल रहे हैं और अदालतें हमारी उसको आज भी नहीं। मैं आपको देखिए, अब आप मुझसे ज़्यादा अगर अदालतों के बारे में जानती हैं तो मैं फिर चुप ही हो जाता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे आज भी अदालतों में पेंडिंग हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा कि एक दो मामले आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं ट्रिपल तलाक के मामले। ट्रिपल तलाक पे जजमेंट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है इलीगल है। ये सब जजमेंट्स हैं। तो ट्रिपल तलाक को भी हमारे आईन के तहत, हमारे कानून के तहत तोला जाता है। मैं आप इसीलिए मैं देखिए, मैं अगर आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा आपके सामने कानून के बारे में भी, जैसे मैं इस्लाम के बारे में आपके सामने नहीं बोल रहा क्योंकि मैं नहीं जानता। जहाँ तक औरतों के राइट्स की बात है, मुस्लिम महिलाओं के राइट्स की बात है, वो बाकी सब महिलाओं की जो कि हमारे देश में हैं उसके साथ साथ ही हैं, उनके साथ भी उतनी ज्यादती हो रही है जितनी किसी और महिला के साथ हो रही है। अगर मुस्लिम महिलाओं की असली हेल्प करनी है तो हमें प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। 125 जो हमारा CRPC है उसको मजबूत करना पड़ेगा। असली मुद्दा ये नहीं है कि तलाक एक दिन में दिया या तलाक 3 महीने में दिया या तलाक 20 साल में दिया। असली मुद्दा यह है कि औरतों की हकूक की मेरी बात सुन लीजिए। अगर मुसलमान महिलाएं तलाक झेलती हैं, 3 तलाक भी झेलती हैं, लेकिन उसका मुसलमान औरतें झेलती हैं, हिंदू औरतें नहीं बोलना चाहूंगी। शायद आपको ये नहीं पता कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है, 125 मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन वो खुद अपने आप में बहुत कमजोर है। मुस्लिम तलाक की ठीक है, मोनिका अरोड़ा बोलिए। ही झेल रही है। मोनिका अरोड़ा बोलिए। हिंदू महिला या मेंटेनेंस दिलाने के लिए। ठीक सर, ठीक है, मोनिका अरोड़ा बोलिए। रोहित जी बोलिए मोनिका अरोड़ा। रोहित जी, मैं एक बार लॉ की पोजीशन क्लियर कर देती हूँ। ऐसा है, 1956 से पहले हिंदुओं में भी एक से अधिक शादियां अलाउड थी, पर 1956 में हिंदू कोड बिल आया। उसके बाद एक से अधिक शादियों को इन्होंने पीनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया कि जो एक से अधिक शादी करेगा वो जेल जाएगा। जो हिंदू औरत है वो एक से अधिक शादी का जो ये प्रॉब्लम है नहीं झेलती है। दूसरा, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, वो क्वाज़ी क्रिमिनल लॉ है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। वो तो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। 125 CRPC शाहबानों में भी कहा गया वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट गई है, उसने कहा है कि ट्रिपल तलाक, हलाला, पॉलीगैमी ये राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी और डिग्निटी का वायलेशन है। इसके बारे में बताइए। एक तरफ है मुस्लिम महिला, दूसरी ओर है पर्सनल लॉ बोर्ड और इन जैसे बहुत सारे और मुफ्ती मौलवी जो कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि पढ़ाई में मॉडर्नाइजेशन नहीं होनी चाहिए, औरत बाहर नहीं निकल सकती घर से बाहर, ट्रिपल तलाक होना चाहिए, 4 विवाह होने चाहिए। तो एक प्रकार से आप देखिए, मुस्लिम महिला, मुस्लिम युवा वो चाह रहे विकास हो, तरक्की हो, हम आगे आए। पर अभी पर्सनल लॉ बोर्ड जो मैं कहूंगी प्राइवेट सोसाइटी है, 73 में बनी थी, सब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट भी नहीं करती है। ये खड़े हैं कहने के लिए कि नहीं, मध्य
कालीन युग में ही मुस्लिम औरत को रहने दो। ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि और आप कुछ समय रुक जाइए, मुस्लिम महिला तो आगे बढ़ जानी है। ये ट्रिपल तलाक का जो कलंक है ये हटना ही है। क्योंकि आप देखिए महिला भेड़ बकरी नहीं है। व्हाट्सएप से तलाक आता है, एसएमएस से तलाक आता है जो इनह्यूमन है, बारबेरिक है, अमानवीय है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते दो चीजें बतानी बहुत जरूरी हैं। एक, महमूद साहब आपने कहा गलती हमारी है, हमने मुफ्ती जिया जैसे लोगों को बुलाया क्यों? हमारा काम है सब पक्षों को मंच देना, सबकी आवाज उस मंच पर आए। उसमें हमने इस्लाम को जानने वाली महिला भी बुलाई, इस्लाम को जानने वाले मुफ्ती भी बुलाए। उसमें हमने 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाली नाइश हसन को भी बुलाया, एक वकील आप जैसा और एक वकील मोनिका अरोड़ा जैसा जो संविधान को जानते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उनको भी बुलाया। इसलिए हमारा काम है सबको पक्ष रखने के लिए मंच देना। उस मंच पर आकर अगर कोई ये कहता है कि वो टुकड़े टुकड़े कर देगा हुकूमत के, देश के, अगर इसके साथ छेड़छाड़ हुई तो वो अपराध उसका जांचना इस देश के कानून का काम है, संविधान का काम है, एजेंसियों का काम है और इस देश की जनता का काम है जो अपने आप देख भी रही है, जांच भी रही है और उस पर रिएक्ट भी कर रही है।